अच्छा, अब ऐसा करते हैं, जैसे जब अपन रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स डिस्कस कर रहे थे, तो हमने रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स सीरीज में और पैरेलल में डिस्कस किए थे, और फिर उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था। ठीक है, तो सेम एक्सरसाइज जो है वो इंडक्टर्स के केस में भी करते हैं। इंडक्टर्स को सीरीज में लगा करके इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालेंगे, और पैरेलल में लगा करके, है ना, फिर इक्विवेलेंट इंडक्टेंस निकालेंगे। तो अच्छा, इसका डिस्कशन करने के पहले ना मैं एक चीज थोड़ा सा ना क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। ये हो सकता है पिछले वीडियो में आप में से कुछ लोगों ने तो कम से कम नोटिस किया होगा कि आपको लगा होगा कि एक पर्टिकुलर कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, उसी को मैं थोड़ा सा ना क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि जैसे इस तरह का सर्किट लिया था अपन ने, एक सिंपल आरएल सर्किट लिया था, और जिसमें हमने एक बैटरी लगा दी थी। ठीक है, बैटरी का ईएमएफ ई था, रेजिस्टेंस आर, और इंडक्टेंस जो है इसका एल था। अच्छा, फिर अपन ने क्या किया था, जैसे इन पॉइंट्स को 0.1, इसको 0.2 और इसको 0.3 ले लिया। ठीक है, और फिर हमने कहा कि इस पूरे क्लोज लूप में हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज किया माइनस आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस फॉल किया, तो ये आई आर बेसिकली क्या था, V2 माइनस V1। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमने लिखा माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, हालांकि मैंने जब ये चीज लिखी थी उसमें मैंने लिखा था क्लियरली कि ये ईएमएफ का डायरेक्शन है, जो ईएमएफ है इंडक्टर के अक्रॉस उसका डायरेक्शन है, और इक्विवेलेंट बैटरी यदि होती तो उसका पोलैरिटी जो है वो इस टाइप की होती। ठीक है, उसका साइन इस टाइप से होता। पर फिर भी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने भी उसको ये बोला था कि ये जो है मतलब पोटेंशियल ड्रॉप का जो वर्ड है वो मैंने यूज किया था। तो पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या हो गया कि V3 माइनस V2। ठीक है, और फिर इसको हमने फिर 0 कर दिया। ठीक है, इस टाइप से अपन ने एनालाइज किया था। तो इसमें जो कॉन्ट्राडिक्शन वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन वाला एलिमेंट जो है वो ये है ना, आप यदि रिकॉल करें कि जब अपन ने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो किया था, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना, जो फ्री चार्ज से नहीं प्रोड्यूस होती है, उसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था अपन ने। ठीक है, तो वहां अपन ने क्या डिस्कस किया था, वहां अपन ने ये डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण यदि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव नहीं होती है। याद है आपको भाई, हमने कहा था कि उसमें क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। ठीक है, और यदि हम ई डी एल ले लेंगे तो इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि इसमें जो है वो ईडीएल नॉन जीरो है। आप देख रहे हैं ये नॉट इक्वल टू जीरो है, आप कॉन्टिन्यूसली इसके थ्रू मूव कर जाएं तो नॉन जीरो, और ये होता कितना था, माइनस डी फाइव बाई डी टी होता था, ईएमएफ होता था। ये जो है ईएमएफ होता था, बट वो ईएमएफ कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था, वो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने के कारण। ठीक है, पर इसको हम चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल सकते थे। क्यों नहीं बोल सकते थे, क्योंकि जो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, प्लस कंजर्वेटिव मतलब जो ये आपका फ्री चार्जेस से जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, उसमें आप यदि क्लोज लूप में चले जाएं, क्लोज लूप मतलब यहां से यहां गए और उसके बाद में यहां से यहां आ गए। ठीक है, तो आपका ईडीएल कितना हो जाएगा इस केस में, 0, क्योंकि ईडीएल क्या होता था वहां पे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे भाई यहां से यहां गए, पोटेंशियल ड्रॉप किया, और फिर यहां से वापस आ गए तो उतना ही पोटेंशियल इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 0 होता था। ठीक है, इस केस में आप सर्कल में घूम गए पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हुआ, वो ई के बराबर हो गया। ठीक है, ये नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड थी। ठीक है, तो ये अपन ने वहां पे डिस्कस किया था। तो इसी कारण से सी एक्सप्रेशन करेक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो टर्म है ना पोटेंशियल डिफरेंस,
ये हम यूज नहीं कर सकते हैं। मेजॉरिटी किताबों में आपको इसी टाइप से मिलेगा ये, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड भी मिलेगा, पर वो टेक्निकली रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि क्या है, जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस हम कितना मानते हैं, 0 मानते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जैसे करंट जो है इसमें फाइनल क्या हो जाता है, E/R हो जाता है, इसका तो कोई रेजिस्टेंस हम लेते ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसका यदि रेजिस्टेंस 0 है ना, रेजिस्टेंस 0 है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता भाई। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, IR, ठीक है, और यदि रेजिस्टेंस यदि 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो हो ही नहीं सकता इंडक्टर के अक्रॉस, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता तो इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं हो सकती, ठीक है। डेल्टा V जो है इंडक्टर के अक्रॉस ये 0 होना है, ठीक है, और इसका इम्प्लीकेशन ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्टर के अक्रॉस 0 होगी, ठीक है। तो इस टर्म को अपन यूज नहीं कर सकते, पर ये चीज करेक्ट है कि EMF इसके अक्रॉस जरूर है, और पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड अपन नहीं यूज कर सकते, है ना। एक EMF जरूर है दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, और वो EMF आ कहां से रहा है, फैराडे लॉ से आ रहा है, इससे आ रहा है, ठीक है। सो अब इस डिस्कशन का मेन पर्पस केवल यही था बताने का कि आगे भी हम ये वर्ड पोटेंशियल डिफरेंस हम यूज करेंगे। अब जैसे इस तरह के सर्किट्स जब अपन यूज करेंगे तो भाई 0.1 0.2 है ना, 0.3 ये करके, और उसके बाद है ना V2 माइनस V1 है ना, V3 माइनस V2, इस टाइप के टर्म्स ला करके हम उसको एनालाइज करेंगे, ठीक है। पर वो हम करेंगे ताकि हमको सहूलियत रहे, क्योंकि हम फैमिलियर हैं इससे, है ना, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो किया था वहां पे इस तरह के टर्म्स हम काफी बार यूज कर चुके हैं। बट ये चीज क्लियर रहे कि हम भाई कॉन्शियसली हम ये टर्म्स यूज कर रहे हैं, नोइंग फुली वेल कि ये टेक्निकली बिल्कुल करेक्ट नहीं है ना, तो अपन यूज करेंगे ये टर्म, है ना, ये पूरी तरह जानते हुए कि टेक्निकली करेक्ट नहीं है, और इसका मतलब एक्चुअली EMF है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब जो है वो EMF है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और ये EMF आ कहां से रहा है, फैराडे लॉ से आ रहा है, ठीक है। अब करते हैं, अब ये एनालाइज करते हैं सीरीज में इंडक्टर्स का जो सर्किट है उसको एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे 3 इंडक्टर अपन ने ले लिए, है कि नहीं, ये L1, L2 और L3, ये इनके सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है, और इनमें I करंट पास कर रहा है, और I जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस अपने को पता करना है। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का मतलब क्या हो गया कि अपने को ऐसी सिचुएशन चाहिए कि हम इन तीनों को एक सिंगल इंडक्टर से रिप्लेस कर सकें, ताकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इफेक्ट जो है वो एग्जैक्टली सेम रहे, ठीक है। क्या मतलब निकला, तो मतलब ये कि 3 इंडक्टर्स की जगह पे हम एक सिंगल इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस जो है वो L इक्विवेलेंट हम बोल रहे हैं, है ना, उससे हम रिप्लेस कर सकें। इसमें भी करंट I फ्लो कर रहा है, और I जो है वो इंक्रीज कर रहा है सेम रेट से, ठीक है। तो अब जैसे ये तीनों इंडक्टेंस में EMF इंड्यूस होगा, ठीक है, इसमें EMF इंड्यूस होगा EL1, इसमें इंड्यूस होगा EL2, और इसमें EL3। उसका डायरेक्शन ये है ना, इक्विवेलेंट बैटरी का डायरेक्शन जो है वो इस टाइप से रहेगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जहां तक हो सके पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड ना यूज करूं इंडक्टर के रेफरेंस में, पर कहीं पे यदि मैंने कर लिया तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक। तो अब यहाँ से 0.1 से 0.2 तक हम जाते हैं, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि V1 पोटेंशियल 0.1 पे, ठीक है, ये हो गया आपका EMF ड्रॉप L1 पे, फिर L2 पे, फिर L3 पे, और ये हो गया V2 के बराबर, ठीक। अच्छा, EL1 कितना है, इनकी वैल्यूज डाल दें, है ना, माइनस साइन तो अपन ने कर ही दिया है, अब केवल मैग्नीट्यूड लिखना है। तो L1 di/dt माइनस L2 di/dt और माइनस L3 di/dt, ये V2 के बराबर है, ठीक। तो ये क्या हो गया, V1 माइनस L1 प्लस L2 प्लस L3 di/dt इज इक्वल टू V2, ठीक है।
तो इसको हम L इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, V1 माइनस L इक्विवेलेंट di/dt इज इक्वल टू V2। ठीक, तो आपका जो L इक्विवेलेंट आ गया वो कितना आ गया, L1 प्लस L2 प्लस L3। तो ये तो सीरीज में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो है वो इस टाइप से अपन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब पैरेलल का केस देखते हैं। यहाँ पे दो इंडक्टर ले लिए अपन, है ना, ये L1 और इसको L2 बोल देते हैं, और इनमें यहाँ से करंट I फ्लो कर रहा है। ठीक है, और I जो है वो इंक्रीज कर रहा है कॉन्टिन्यूसली। अच्छा, इसमें I जो है वो बाइफरकेट हो जाएगा, है ना, दोनों इंडक्टर्स में। इसमें सपोज I1 चला गया और इसमें I2 चला गया। ठीक, अच्छा, अपने को इसका इक्विवेलेंट सर्किट चाहिए। इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो किस टाइप का दिखेगा, तो इक्विवेलेंट सर्किट जो है वो इस टाइप का दिखेगा। ये हो जाएगा L इक्विवेलेंट और इसमें I करंट पास कर रहा है। ठीक, इसको 0.1 ले लेते हैं और इसको 0.2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 0.1 से शुरू करते हैं, पहले L1 वाला लूप लेते हैं। ठीक है, तो V1, अच्छा, अब इसमें EMF इंड्यूस होगा L में इस डायरेक्शन में, EL1, और इक्विवेलेंट बैटरी पोलैरिटी इस डायरेक्शन में होगी। ठीक, और इस केस में होगा EL2 और इक्विवेलेंट बैटरी पोलैरिटी इस डायरेक्शन में। ठीक, तो V1 माइनस EL1 ये V2 के बराबर होगा। ठीक, और इसको हम लिख लें V1 माइनस EL1 कितना है, L1 di1/dt इज इक्वल टू V2। एग्जैक्टली यही चीज अपन L2 के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि V1 माइनस L2 di2/dt इज इक्वल टू V2। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे पॉइंट्स 1 और 2 तो सेम ही है ना, इक्विवेलेंट सर्किट के लिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं V1 माइनस L इक्विवेलेंट di/dt इज इक्वल टू V2। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन से क्या क्लियर हो गया भाई, जैसे V1 और V2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। ठीक है, या ये कहें कि जो EMF इंड्यूस हुआ है इंडक्टर्स के अक्रॉस, है ना, तो तीनों इंडक्टर्स के अक्रॉस जो EMF इंड्यूस है वो तो सेम ही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब निकला कि L1 di1/dt ये L2 di2/dt इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट di/dt। ठीक है, अच्छा, करंट का लिख सकते हैं कि भाई I जो है वो I1 प्लस I2 के बराबर। तो इसका मतलब क्या निकला कि di/dt इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। ठीक है, इक्वेशन से di1/dt और di2/dt की वैल्यू डाल देते हैं, तो कितना आ गया, di/dt इज इक्वल टू di1/dt। ठीक है, तो di1/dt हो गया आपका L इक्विवेलेंट बाय L1 di/dt, और di2/dt की जगह क्या हो गया, L इक्विवेलेंट बाय L2 di/dt। ठीक है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। तो L इक्विवेलेंट का क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 1/L इक्विवेलेंट, बिल्कुल जैसे रजिस्टर्स के केस में था, सिमिलर है, 1/L1 प्लस 1/L2। तो ये पैरेलल में इक्विवेलेंट इंडक्टेंस का ये रिलेशन है। ठीक है,